हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। तो आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी गर्मी है। गर्मी के मौसम में कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। कंटेंट निकालना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट मैं कहाँ कहाँ से ला रहा हूँ मैं जानता हूँ। तो हिस्ट्री की क्लास चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री को ख़त्म करके फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो सीक्वेंस वाइज क्लासेस चलेंगी मेरी। और 2025 तक जो जो भी मतलब 2025 वाले स्टूडेंट हैं वो आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। और यहाँ तो हिस्ट्री की क्लासेस के लिए आपको 10 या 15 दिन में हिस्ट्री की क्लास खत्म हो जाएगी। फिर पॉलिटी भी मैं ख़त्म कर दूंगा 10-15 दिन में। तो मोटा मोटी मान के चलिए 1-1.5 महीने में हिस्ट्री और पॉलिटी मैं ख़त्म कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट मतलब जो नए हैं और जो पुराने हैं, तो उसमें क्या है, मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब जो यूपी पीसीएस आरओ का वैकेंसी आया है एग्ज़ाम, और जो यूपी पीसीएस की वैकेंसी आई हुई है, तो रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 1-1.5 महीने में अगर मैं 2 सब्जेक्ट कवर करा दे रहा हूँ, तो कम से कम 20-40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे वहीं। तो 20-40 नंबर आपके पक्के हो गए। और बाकी करंट अफेयर का मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। करंट अफेयर का वीडियो नहीं, नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करता रहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम में मेरे 22 लोग जुड़ चुके हैं अभी प्रेजेंटली में। तो आप लोग भी उसमें जुड़िए, जल्दी से जल्दी जुड़िए, ठीक है। तो उसमें जो है मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी दे रहा हूँ। और जो अब इस टाइम पे जो मतलब मैगजीन आई हुई है घटनासार 6 मंथ वाली, बहुत लोगों ने खरीद भी लिया होगा, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो मैं उसको पीडीएफ फॉर्म में एक डेटेड पेज में डेली अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा और छोटा छोटा करके याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। उससे ये 40 नंबर यहाँ पक्के हो गए, 30 से 35 नंबर वहाँ से आएंगे करंट अफेयर से। तो 40-30-70 नंबर ये आपके यहाँ पे कवर होगा। यूपी स्पेशल, यूपी के बारे में आप लोग जानकारी थोड़ा रखिए। यूपी स्पेशल के लिए यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गई, हाँ ये रही, ठीक है। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है। ये वाली बुक, ये देख रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। ये वाली बुक आप ले लीजिएगा, तो इस यूपी स्पेशल भी आपका कवर हो जाएगा। तो यूपी स्पेशल से भी 10 नंबर, मान लीजिए 7-8 नंबर वहाँ से सही हो जाएंगे, तो आपके 78 नंबर यहीं सही हो गए। बाकी 10-20 नंबर आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी बचा हुआ, ज्योग्राफी की क्लासेस लूँगा, लेकिन जब तक मतलब मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं भी पढ़ूँगा, ठीक है। मैं दो सब्जेक्ट मैं आपका कवर करा दूँगा, हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। तो आप लोग उस पर ध्यान देते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है, अच्छे से। और डेली, हाँ एक चीज़ और बता रहे हैं कि जो मैं क्लासेस ले चुका हूँ, ठीक है, उसको आप आधे-आधे घंटे की क्लासेस हैं, 40-40 मिनट की। जो 40-40 मिनट की क्लास है उसको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग की क्लासेस बढ़िया से उसको देख लीजिएगा, फिर घटना चक्र निकालिएगा पूर्वावलोकन, उससे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मैं उसकी भी पीडीएफ में डालूंगा। और पहले आप मेरे नोट्स से पढ़िएगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ। नोट्स अगर किसी जो लोग जुड़ेंगे उसमें टेलीग्राम में, तो वहाँ नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स पढ़ लेगा। और नहीं पढ़ पाएगा तो मेरी वीडियो है, तो वीडियो देख लेगा। वीडियो देखने के बाद उसको सॉल्व करेगा, बड़े आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से हर एक क्वेश्चन लड़ जा रहा है, ठीक है। तो आप आराम से वहाँ से कर लेंगे, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे यूपी पीसीएस आरओ का हो, हर एक क्वेश्चन वहाँ से लड़ जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़िए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं नया हूँ, मुझे पता है। आप लोग जानते होंगे कि मैं ऐसे ही हवाबाजी कर रहा हूँ। तो मेरा 2 बार यूपीएससी जो है प्री निकल चुका था, और मेंस का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए थे हम, क्योंकि काफ़ी कुछ कंडीशन थी, तो इस वजह से नहीं दे पाए थे। तो मुझे पता है कि मुझे एक सटीक जानकारी है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से कैसे बनेगा। तो मेरे नोट्स को अगर पढ़ेंगे तो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो जाएंगी। तो बस अब आगे क्लास मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, ध्यान देते रहिएगा। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव, ठीक है। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सुल्तान नदी में कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलेबंद भी कर लिया। ये अंग्रेजों का आगमन था, जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो वहाँ यहाँ पे आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, एलिजाबेथ, ये सब तो पढ़ ही चुके हैं आप लोग।
तो यहाँ से जो है यह सामने दिख रहा है, यहाँ से समझा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं फ्रांसिसियो का आर्गुमेंट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना टाइम तो है नहीं कि मतलब क्लास को ज़्यादा लेंदी बना दूँ, तो आप लोग पिछली क्लास को एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव, शीघ्र ही अंग्रेजों ने सुल्तानती में एक कारखाना स्थापित कर लिया, ठीक है, और इसे किलेबंद भी कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। जॉब चार्नक ने कालिकता का नाम बदलकर कलकत्ता कर दिया। ये क्वेश्चन जो है आपके घट्टा चक्र पूर्वालोकन में आया हुआ है, ये भी आया है, ये भी आया है। मैं देख रहा था कई सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं स्पेक्ट्रम से सारे मतलब नोट्स बना रहा हूँ और आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स में आपके हो जा रहे हैं, और वो शॉर्ट नोट्स ऐसे बने हैं कि मतलब प्री प्लस मेंस दोनों में काम आएंगे। तो इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1630 ईस्वी में मैड्रिड संधि के बाद अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हुई। एक सेकंड यार, आ रहा हूँ। हाँ तो भाई लोग, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या है, फ्रांसीसियों का आगमन। एक सेकंड, एक एक पार्ट वाइज मैंने पढ़ाया हर एक चीज को। अब आपकी जिम्मेदारी है यार, आप कैसे पढ़ोगे उसको, ठीक है। उसको रिवीजन करना, उसको पढ़ना आपका जिम्मेदारी है। मैंने हर एक चीज को डिफाइन करके पढ़ाया, एकदम एकदम तोड़ मरोड़ के, जैसे मुझे समझ में आया मैंने पढ़ाया। अब उसको आपको एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। स्मरण शक्ति का मतलब होता है याददाश्त। भाई कुछ लोग की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, कुछ लोग की तेज होती है। तो आप किस वाले कैटेगरी में आते हैं आप जानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये हटा के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा मेरे साथ, तो एंजॉय करते हुए पढ़िए यार। ऐसे नहीं नौकरी मिलती है, मजे से पढ़ो, आराम से हंसते खेलते निकल जाओ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी। अगली जो अगला है फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी, इसके बारे में जानेंगे। फ्रांसीसी, इन लोगों का आगमन हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक सेकंड, हाँ तो भाई फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बारे में जानेंगे। फ्रांसीसी के बारे में जानेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक। ये दिख रहा है ना? हाँ यार दिख रहा है, ठीक है। फ्रांसीसियों के बारे में जानेंगे। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में, मेडागास्कर एक क्षेत्र था, यहाँ से मेडागास्कर इत्यादि, मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे, क्षेत्रों में व्यस्त थे, क्षेत्रों में व्यस्त थे, व्यस्त थे, ठीक है। ये हो गया, ये चीजें क्षेत्रों में व्यस्त थे। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर के क्या यार तुम्हें के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे, ठीक है। मेडागास्कर क्या है? एक क्षेत्र था। मेडागास्कर एक क्षेत्र था, क्षेत्र का नाम है। तो अब जो है
अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे, बता रहे हैं, यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से, ठीक है, ये चीजें पढ़ते आएंगे और इसको आप नोट करते जाएंगे। लुई 14वें के शासन काल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतर घटनाएं की क्रम कालवर्ट द्वारा, हाँ देखिएगा, लुई 14वें, लुई दिख रहा है कि नहीं यार, तो पतला चल रहा है, ये तो और पतला चल रहा है, ये तो नरक कर देगा, ये तो हल्का चल रहा है लुई। अब देखें चल रहा है कि नहीं, बहुत पतला चल रहा है। चलिए मैं कुछ करता हूँ इसके लिए, फिलहाल तो भाई इससे काम चलाना पड़ेगा क्या, हाँ चलिए, ये सही है, ये सही है। लुई 14वें, लुई 14वें, लुई 14वें के शासन काल लुई 14वें के शासन काल में फ्रांसीसी इतिहास में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतकारी घटनाओं के क्रम में, कई युगांतकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री कालबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया क्या यार, पसीना लग जा रहा है, क्या ही बताएं, इतनी गर्मी में मेहनत करो। ईस्ट इंडिया कंपनी द कॉम्पेगिन याद रखिएगा नाम, द COMPAGINIE, ठीक है, द कॉम्पेगिन DES इंडेस, फिर इंडेस ओरिएंटल्स, ठीक है, यहाँ पे द कंपेनियन इंडेस ओरिएंटल्स की स्थापना की गई, और यह पूर्णतः राजधानी थी, ये मेरे नोट्स के हैं, ठीक है, ये मेरे नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, मैंने जो बताया है अभी कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में, एक यार गर्मी बहुत तेज है और सारे फैन में बंद किया हूँ,
अब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे राजधानी थी। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर ज्ञात क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री, किसके एक मंत्री, लुई 14वें का एक मंत्री था, क्या नाम था उसका, कालबर्ट। क्या नाम था, कालबर्ट थे, ये याद रखिएगा, कालबर्ट द्वारा 1764 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द कॉम्पेगिन डेस इंडेस ओरिएंटल्स, ये ओरिएंटल्स है, टी है, ठीक है, ये भूल के मतलब एल मत समझ लीजिए, तो ओरिएंटल्स, ओरिएंटल्स, ठीक है, ये ओरिएंटल्स की स्थापना की गई, पूर्णतः राजधानी थी, क्या थी, यह पूर्णतः राजधानी थी, मतलब राज्य के अधीन थी। तो यहां तक हो गया। 1667 में, यहां से पढ़ेंगे, 1667 में क्या हुआ था, फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता में, 1667 में क्या हुआ था, फ्रांसिस केरान फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल कहां पहुंचा, भारत पहुंचा, ठीक है। अब 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरान जो है, फ्रांसीसियों का अध्यक्ष था, उसकी अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया, दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि इतने आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे आराम से ले रहा हूँ, क्योंकि समझा के आपको बताना नहीं। 16, अब यहाँ से देखिएगा, फ्रांसिस 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध मतलब पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो लुई 14वें, ये भी पूछता है, ये कई बार यूपीपीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है। तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री कालबर्ट द्वारा, ठीक है, कालबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में कब हुआ था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1664 ईस्वी में, ठीक है, ये हो गया। फिर 1667 में फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा, यहां तक हो गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब इससे आगे मैं बता दूंगा, मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, ये हो गया, ये यहां तक खत्म। मजा आ रहा होगा आप लोग को, आई होप, कितने आराम से पढ़ा रहे हैं। अब यहां से देखेंगे, 1667 में फ्रांसिस केरान पहुंचा, तो 1668 में क्या हुआ था, 1668 में क्या हुआ था, 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कहां, जो अभियान दल भेजा गया था, उसी दल ने इस दल ने सूरत में क्या किया, पहला कारखाना स्थापित किया, सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, ठीक है। अब जो है 1669 में
जो जो मेन मेन टॉपिक है मैं वही पढ़ाते जा रहा हूँ। बाकी पीडीएफ मैं डाल चुका हूँ टेलीग्राम में, आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, 1669 में क्या किया, 69 में क्या किया इसने, किया में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट स्थित, भारत के फ्रांसीसियों ने, किसने, फ्रांसीसियों, सॉरी फ्रांसीसियों, फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसियों ने, अब इसको घेर दिए हम, फ्रांसीसियों ने क्या किया, भारत के पूर्वी तट पर स्थित, इन्होंने क्या किया, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ये आधा ट है, इसके नीचे अपॉस्ट्रोफियस लगाया जाता है। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर हिंदी सही से पढ़ा होगा तो आएगा भाई समझ में। मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर, स्थान पर क्या किया, एक कारखाना स्थापित किया, एक कारखाना स्थापित किया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। स्थापित किया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। 1668 में इस दल ने सूरत में पहला कारखाना, 1669 में फ्रांसीसी ने भारत के पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक और कारखाना स्थापित किया, एक और कारखाना कहाँ स्थापित किया, 1669 में यहाँ पे। और एक और चीज है, 1669 में ही, इसी में ही मार्टिन, क्या नाम है, मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों मसूलीपट्टनम की बस्तियों दिखाई दे रहा है कि नहीं, मसूलीपट्टनम की बस्तियों, ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं यहाँ तक, मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। क्या किया गया, सौंपा गया, ठीक है। फ्रांसिस मार्टिन को 1669 ईस्वी में, 1669 में फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। यहां तक समझ में आया। अब 1672 में अब यहां से पढ़ेंगे, एक मैं तौलिया ले लूं यार, जिसे गर्मी में यार पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है।
हाँ तो भाई यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया, यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे का 1672 में, 1672 में क्या किया, 1672 में, ये इसको हटाओ यार, ये खराब है। 1672 में क्या किया इसने, 1672 में क्या किया, एडमिरल डे, एडमिरल 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 डे, एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान को, ने गोलकुंडा कुंडा के सुल्तान को, गोलकुंडा के सुल्तान को, गोलकुंडा के सुल्तान से, सॉरी से हो गया, और क्या है, सैनथोम छीन लिया, सैनथोम छीन लिया। अब बढ़िया सुनिएगा। 1668 में इसने, इस दल ने सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया। 1669 में फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक और कारखाना स्थापित किया। फिर 1669 में फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। फिर क्या हुआ, 1672 में एडमिरल डे ये फ्रांसीसी था, को गोलकुंडा ने क्या किया, गोलकुंडा के सुल्तान से सैनथोम एक जगह है, उसको क्या किया, छीन लिया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसको बढ़िया नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है यार, इतनी गर्मी है तो तुम लोगों से बेस्ट एफर्ट चाहिए, ठीक है, बढ़िया पढ़ो। और हर एक पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, उस पे जाके जुड़ो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा करो, ताकि इससे हट के एक बोर्ड वो वाला लो, व्हाइट बोर्ड को हटा के तब डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँ बढ़िया से, ठीक है। तो आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं अपने लिए थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरे लिए सिर्फ एक बेनिफिट है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो रिवीजन हो जा रहा है, बस और कुछ नहीं। तो और मेरी क्लासेस हमेशा फ्री रहेंगी, ना कोई इसमें वो रहेगा, हमेशा क्लास फ्री रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको मैं मिटा जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब ये जो है ये मिटा रहा हूँ मैं। अब अगली हेडिंग रहेगी पौंडीचेरी। क्या है हेडिंग, हेडिंग डालेंगे पौंडीचेरी, पौंडीचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का मुख्य केंद्र, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का मुख्य केंद्र, ठीक है। ये हेडिंग है, ध्यान से देखिएगा। हेडिंग यही है, पौंडीचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का मुख्य केंद्र, ठीक है। ये हो गया। यहां तक हो गया। अब यहां से देखिएगा 1673 में क्या हुआ था, 1673 में क्या हुआ था, 1673 में 1672 में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैनथोम छीन लिया था, ये आप इसके पीछे पढ़े। फिर 1673 में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने
लेस्पिने ने वालीकोंडापुरम वालीकोंडापुरम वलीकोंडापुरम वलीकोंडा वलीकोंडापुरम, ठीक है, वलीकोंडापुरम के के शासक शासक शेर खां लोधी से शेर खां लोधी से क्या छीन लिया? लोधी से एक छोटा क्षेत्र पौंडीचेरी प्राप्त किया। एक छोटा क्षेत्र पौंडीचेरी प्राप्त किया। यहां तक हो गया। 1673 में, ध्यान से देखिएगा, 1672 में डेरे गोलकुंडा की सुल्तान से क्या छीन लिया था? सेंथोम नामक स्थान छीन लिया था। अब यहाँ पे क्या था? 1673 में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने क्या किया? वालीकोंडापुरम के शासक शेर खां लोधी से एक छोटा क्षेत्र पौंडीचेरी प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया कि 1673 में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने वालीकोंडापुरम के शासक शेर खां लोधी से एक छोटा क्षेत्र पौंडीचेरी प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में, फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में क्या हुआ था? नेतृत्व में यही पौंडीचेरी का विकास आरंभ हुआ। यही नेतृत्व में यही पौंडीचेरी का विकास आरंभ हुआ, शुरू हुआ। आरंभ क्या, शुरू मान लो, शुरू हुआ। ठीक है, शब्दों का चयन सरल होना चाहिए आपके। ठीक है, फ्रैंको है, सॉरी ये फ्रैंको है, ये मान लो फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पौंडीचेरी, इसके नेतृत्व में यही पौंडीचेरी का विकास, किसका विकास? पौंडीचेरी का विकास शुरू हुआ, आरंभ हुआ या शुरू हुआ। ठीक है, ये हो गया। फिर हालांकि डचों ने 1698 में क्या किया था? डचों ने 1698 में क्या किया था? 1698 में पौंडीचेरी छीन लिया था। पौंडीचेरी छीन लिया था। ठीक है, पौंडीचेरी छीन लिया था। किंतु क्या हुआ था? 1697 की रेजविक की संधि ने उन्हें पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया। पांडिचेरी फ्रांसीसियों
को दे दिया, को दे दिया। ठीक है, यहां तक आ गया कि 1673 में फ्रैंको मार्टिन लेस्पिने वलिकोंडापुरम के शासक जो थे, क्या नाम था, शेर खान लोधी नाम था उनका। शेर खान लोधी से क्या किया, एक छोटा राज्य, छोटा क्षेत्र पांडिचेरी प्राप्त किया उनसे। फिर फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में पांडिचेरी का विकास आरंभ हुआ। फिर हालांकि डचों ने 1698 में पांडिचेरी छीन लिया था, बट किंतु 1697 की रेजविक संधि ने पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया। तो ये चीजें थी। अब जो है, एक सेकेंड, हाँ, अब जो है, अब क्या है, इसी प्रकार 1690 में फ्रांसीसी कंपनी ने मुगल गवर्नर से चंद्रनगर प्राप्त किया। इसी प्रकार, ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक हो गया, हाँ, इसके नीचे भी लिख दे रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार 1690 में, इसी प्रकार 1690 में क्या हुआ था, 1690 में क्या हुआ था, फ्रांसीसी कंपनी ने मुगल गवर्नर से चंद्रनगर प्राप्त किया। चंद्रनगर प्राप्त किया। याद कर लीजिएगा सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं एकदम। आप कोई भी एग्जाम दो, यहीं से सब क्वेश्चन लड़ेंगे। आप जाके एक बार स्पेक्ट्रम की बुक, क्या नाम है, स्पेक्ट्रम पढ़िएगा। पहले इसको, मेरी पढ़ाई को पढ़िएगा, फिर स्पेक्ट्रम उठाइएगा, पढ़ने में मजा आ जाएगा। फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर। और फिर क्या करिएगा, भट्टाचार्य पूर्वालोकन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एकदम परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन लड़ जाए। ठीक है, इसी प्रकार 1690 में, ठीक है, 1690 में क्या हुआ था, फ्रांसीसी कंपनी ने मुगल गवर्नर से चंद्रनगर प्राप्त किया था। ठीक है, 1698 पांडिचेरी, डचों ने पांडिचेरी छीन लिया था, लेकिन 1697 में एक संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी, रेजविक की संधि हुई थी, जिससे रेजविक की संधि ने पुनः पांडिचेरी क्या किया था, फ्रांसीसियों को दे दिया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एक चीज में बताते गया हूँ, कोई चीज मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगली हेडिंग डालेंगे फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। अब अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे, इसको मिटाने जा रहे हैं। बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मिटाने जा रहे हैं भाई, नोट डाउन करिए, मस्त से पढ़िए एकदम से। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन, हेडिंग है फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये हटा दिया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, पुनर्गठन है। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। चल रहा है ना, हाँ, अभी तो क्लासेस चलेंगी यार। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन हुआ था, अभी इसको देखेंगे। फ्रांसीसी कंपनी लिखेंगे, फ्रांसीसी कंपनी
अब इसको जो हम पढ़ा रहे हैं कंपनी का पुनर्गठन, ये हेडिंग जो है वो ब्लैक एक आता है ब्लैक स्केच वाला पेन, तो उससे हेडिंग डालेंगे जिससे हाईलाइट रहे कि ये चीज यहाँ से पूछी जा रही है। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी क्या है, वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या थी, बेहद कमजोर थी, बेहद कमजोर थी। ठीक है, 1720 ईस्वी में 1720 में क्या हुआ था, इसका पुनर्गठन हुआ था। किसका, कंपनी का। इसके पुनर्गठन के पश्चात, पुनर्गठन के बाद, पश्चात नहीं बाद, पश्चात आप मेरे पीडीएफ जो है उसमें पश्चात लिखा हुआ है, लेकिन मैं बाद, पश्चात मतलब बाद ही होता है। बाद की स्थिति बेहतर हुई, बाद की स्थिति बेहतर हुई। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी। 1720 ईस्वी में इसका पुनर्गठन हुआ और इसकी स्थिति बेहतर हो गई। अब 1721 में फ्रांसीसी ने मॉरिशस पर, अब 1721 में किस पे कब्जा किया, 21 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया, मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कितने पे, 1721 में मॉरिशस ने कब्जा कर लिया। सत्रह सौ इक्कीस में मॉरिशस पर फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। फिर इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। फिर 1725 ईस्वी में, 21 के बाद क्या किया था, 1725 में जब फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा किया तो इनके सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए ये अग्रसर हो गए। ठीक है, 1725 ईस्वी में क्या किया, फ्रांसीसी शक्ति का 1725 में मालाबार तट और कराईकल पर उन्होंने कब्जा कर लिया। पर उन्होंने मतलब किसने, पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया, लिख दिया नहीं तो तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहां तक हो गया कि 1725 ईस्वी में मालाबार तक और कराईकल में कब्जा किया फ्रांसीसियों ने। ठीक है, और भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार, सत्रह सौ 1720 में क्या हुआ था, इसमें लोगों को बता, 1720 ईस्वी में कहाँ गया रेड वाला, हाँ ये तो लिखा हुआ है। 1720 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन हुआ था
तब क्या हुआ था 1700 था 1742 तक। अब देखिएगा 1742 42 तक क्या हुआ था, ठीक है, 1742 तक क्या हुआ था, पांडिचेरी के गवर्नर नीलो, पांडिचेरी के चेरी के गवर्नर जो थे उनका नाम क्या था, लीनो, 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 सॉरी बड़ा नहीं रहेगा, लीनो, ठीक है। और लीनो तथा ड्यूमा के, तथा ड्यूमा, ड्यूमा के, ड्यूमा के कूटनीतिपूर्ण शासन से, कूटनीतिपूर्ण शासन से, शासन से फ्रांसीसी प्रभुसत्ता की पुनः प्राप्ति हुई। फ्रांसीसी प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता की पुनः प्राप्ति हुई। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि 1720 में जब कंपनी का पुनर्गठन हुआ तो 1720 से 1742 तक, 1720 से 1742 तक पांडिचेरी के गवर्नर जो थे लीना और ड्यूमा जो थे, उनकी कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी की प्रभुसत्ता में क्या हुआ था, फ्रांसीसियों की प्रभुसत्ता पुनः प्राप्त हुई थी, ठीक है, इन्हीं के कूटनीतिपूर्ण शासन से। अब जो है यहीं से अब आगे का होगा शुरू, एक सेकंड, हाँ तो भाई अब देखिएगा आगे, आगे क्या है 1742 ईस्वी में, अब यहाँ तक हो गया। देखिएगा फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर, 1720 में इसका पुनर्गठन हुआ तो इससे बेहतर, इसकी स्थिति बेहतर हुई। 1720 से 1742 तक पांडिचेरी के गवर्नर लीनो और ड्यूमा की कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी की प्रभुसत्ता में पुनः प्राप्ति हुई। फिर 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया और 1725 में मालाबार तक और करेकल में फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक हो गया, ठीक है, आपका यहाँ तक हो गया। अब इसको मिटाने जा रहे हैं। अब 1742 से पढ़ेंगे, 1742 यहीं से मिटाने जा रहे हैं। क्या है 42 में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त थी। 1742 में 1742 में क्या हुआ था, 1742 में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर, डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति में नियुक्त भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में, भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में, ठीक है, इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक नए अध्याय की राइटिंग खराब जा रहा है तो अध्याय की शुरुआत
कंटिन्यूटी एकदम देखिए, इतना जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ। डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में कितने ईस्वी में? 1742 ईस्वी में। कब हुआ था डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त? 1742 ईस्वी में। ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई साहब। हर एक चीज मैंने जो पढ़ा है पीछे सब मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो फ्रांसीसी गवर्नर में नियुक्ति हुई थी, तो जिससे भारत में फ्रांसीसी व्यापार में भारत में फ्रांसीसियों के व्यापार के इतिहास में एक नए अध्याय का शुरुआत था। ठीक है। इसके बाद जो हुआ, इसके बाद एक डैश देंगे। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, मध्य मतलब क्या होता है? मध्य माने बीच। अब शब्दों का चयन आपके ऊपर है, मध्य लिखो चाहे बीच लिखो। मैं मध्य में लिखता हूँ, बीच में लिखता हूँ। के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। तीन कर्नाटक युद्ध हुए। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इसके बाद किसके? डुप्ले के जब वो गवर्नर बना, उसके बाद से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक है। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे। इसको मिटाने जा रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको मिटाने जा रहे हैं। एक हेडिंग पड़ेगा, इसको नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अब इसको मिटाने जा रहे हैं। एक हेडिंग पड़ेगा, बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है हमारी, तो बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिएगा। सर्वोच्चता हेतु क्या पड़ेगा? सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इसमें कुछ उपलब्धियां थी, तो उसको लिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता तो मैं वही पढ़ा देता जो मैंने इसका। तो इसमें था क्या? (1668) में क्या किया था? 1668 में क्या हुआ था? फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। 1690 से 1692 के दौरान कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। 1690 से 92 इसके के दौरान इन्होंने कलकत्ता में भी कारखाना स्थापित करने में सफलता पाई। यानी कि व्यापारिक केंद्र स्थापित
करने में सफलता पाई। 1690 से 1692 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफलता पाई। यहां तक हो गया। अब इसका मेन कारण क्या था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच एरो लगा के सब रहेगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, क्या हुआ था? के बीच संघर्ष का मुख्य कारण, क्या था? मुख्य कारण व्यापार पर एकाधिकार, और राजनीतिक नियंत्रण था, नियंत्रण था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष था वो व्यापार का एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। इसका जो मुख्य कारण था, मतलब जो संघर्ष हुआ इन दोनों के बीच, उसका मुख्य कारण था व्यापारिक नियंत्रण और राजनीतिक नियंत्रण। तो ये चीज थी। अब ये हो गया आपका यहाँ तक। 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। 1690 से 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफलता पाई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार का एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। यहाँ तक हो गया। अब क्या है? अब प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? और इसको मिटाने जा रहे हैं, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान डालेंगे हम लोग हेडिंग। डालने जा रहे हैं हम लोग। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब तक चला था? ये 1740 से 48 के बीच में हुआ था। अब इसका मुख्य कारण क्या था वो लिखा दे रहे हैं, ठीक है? अब देखो 1740 में ऑस्ट्रिया का 1740 में क्या हुआ था? 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, यूरोप में ऑस्ट्रिया एक जगह है, ऑस्ट्रिया नाम तो सुना होगा आप लोगों ने ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था ऑस्ट्रिया के बारे में, और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया
उत्तराधिकार के लिए फ्रांस व इंग्लैंड, उत्तराधिकार के लिए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और इंग्लैंड क्या हुआ है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ। समझे? किसके? प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो ये इस्टेब्लिश क्यों हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। क्या किया? 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब नोट्स मेरे जो हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि सीक्वेंस वाइज में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, आराम से है तो सब चीज़ उसमें, हर एक चीज़ मैंने नोट किया हुआ, उसको अगर प्रॉपर बढ़िया से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। 1746 में क्या हुआ था? फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। फिर इसके 2 वर्ष बाद, ठीक है, इसके 2 वर्ष बाद यानी कि 1748 में क्या हुआ भी मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। ठीक है, ये हुआ कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। ठीक है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया तथा वहां एक संधि हुई। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की हार हुई तथा इन दोनों के बीच हुई एक्सला साफे संधि हुई एक्सला, इसको याद कर लीजिएगा, एक्सला सापेल की संधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में पूछता है। सापेल की संधि हुई, संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। 1748 अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी की हार हुई तथा इन दोनों के बीच एक संधि हुई जो एक्सला सापेल के नाम से जानी जाती है। उसी की संधि के बाद इनका जो युद्ध था वो समाप्त हो गया। ठीक है, और अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, हेडिंग डालेंगे, यहाँ इसको हटा देना और इसको हटा देना। ठीक है, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, अब ये हट गया। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे। द्वितीय, हेडिंग डालेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1751 से 55 के बीच, 1751 से 55 के बीच हुआ था। और क्यों हुआ था बताएंगे।
1755 में 1755 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच फ्रांसीसियों के बीच क्या हुआ था? पौंडीचेरी में संधि हो गई। पौंडीचेरी में संधि हुई तथा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अब ज्यादा पढ़ना हो इसके बारे में भाई तो आप स्पेक्ट्रम में जाएंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रम में जाएंगे, वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, प्रीलिम्स है तो ये चीज याद होनी चाहिए। ये इसकी डेट 1751 से 1755 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी में संधि हुई और कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। 1751 में युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे, यही डाल देते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं, कब हुआ था? 1756 से 63 में। 1756 से 63 में। 1756 से 63 में दिख रहा कि नहीं? हाँ ये सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है द्वितीय है, तृतीय है, ठीक है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे तो उनके बारे में जान लेते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच लड़ा गया, ठीक है। आप इसके बारे में जान लेते हैं कि 1763 में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच पेरिस में संधि हुई थी। 1763 में क्या हुआ था? फ्रांसीसियों एवं अंग्रेज के बीच अंग्रेज के बीच पेरिस में संधि हो गई। पेरिस में संधि हो गई, ठीक है। ये हो गया, पेरिस में संधि हो गई। इस संधि के बाद भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। इस संधि के बाद भारत में भी इन दोनों शक्तियों क्या हुआ था? के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। यहां तक था ये। फ्रांसीसियों का आगमन यहीं तक था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 में। 1755 में क्या हुआ था? पांडिचेरी का संधि हुआ जिससे वो युद्ध समाप्त हो गया। फिर तृतीय कर्नाटक 1756 से 63 तक चला। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। फिर 1763 में
फ्रांसीसी और पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि पूछता है एग्जाम में, कब हुई थी? 1763 में। किसके बीच? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। इस संधि के बाद भारत में भी इन दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। यहीं तक था, ये खत्म हो गया। अब शुरू होता है हम लोग का अगला डेन। डेन भी आज ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। डेन आज ही खत्म होगा और डेन के बाद क्लासेस और लेटर चलेंगी, थोड़ा बढ़ेगा इसका टाइम ड्यूरेशन। तो तैयार रहिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो है इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटाने जा रहे हैं हम, नोट डाउन कर लीजिएगा। मेहनत कर रहे हैं यार। अब आ गए हम डेंस पे, हेडिंग डालेंगे डेन। हेडिंग डालेंगे डेंस। आज ही इसको खत्म कर देते हैं। डेंस, डेंस के बारे में जानेंगे हम लोग, डेंस, ठीक है। हो गया डेंस। डेंस के बारे में जानते हैं क्या हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनिश इसको बोलते हैं, डेंस को बोलते हैं डेनमार्क। क्या बोलते हैं? डेनमार्क। हमेशा डेन लिखा रहता है लेकिन डेनमार्क इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेनमार्क। नाम तो सुना होगा आपने। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में हुई थी। 1616 में हुई थी, ठीक है। 1616 ईस्वी में हुई है, बस हटा दो। इसने 1620 में ट्रैंकोबर, इसने 1620 में ट्रैंकोबर जानते हैं इसको क्या बोला जाता है? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया, के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया, ठीक है। ये हो गया। इसने 1620 में ट्रैंकोवर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। यहां तक हो गया। डेन्स जो है किसके लिए जाने जाते थे? अपनी व्यापारिक गतिविधियों से, से अधिक मशीनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। ये हो गया यहाँ पर। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मशीनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। अब डेन्स ने कलकत्ता के नजदीक कलकत्ता के नजदीक क्या किया था? कलकत्ता के नजदीक सरोमपुर
सरोनपुर, जिसे आज बोलते हैं श्री रामपुर। श्री रामपुर में 1755 से में 1755 से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की। मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की। क्या किया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। इसने 1620 में तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मशीनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। डेन्स ने कलकत्ता के नजदीक सरोनपुर या श्रीरामपुर में 1755 से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की। यहां तक हो गया। यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। और यह यहाँ से और यह इनकी क्या था? इनकी व्यापारिक गतिविधियों का, इतनी गर्मी लग रही है, लिख नहीं जा रहा। गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, केंद्र था, यहाँ तक दिखाई दिया। हाँ, ये यहाँ तक हो गया भाई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ा दिख नहीं रहा था, एक कंपनी भी नहीं दिख रहा है। एक कंपनी है, कंपनी की स्थापना 1600, कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में हुई। इसलिए 1620 में ट्रैंकोबर, ये नाम याद रखना, ट्रैंकोबर, क्योंकि एग्जाम में इसे अटपटे सवाल पूछता है। ट्रैंकोबर या तमिलनाडु, ट्रैंकोबर को ही तमिलनाडु बोलते हैं। ठीक है, कि पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेन्स ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों किससे जाने जाते थे? मशीनरी गतिविधियों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ। 1611 ईस्वी में हुई। ठीक है, और श्री रामपुर या फिर सरोनपुर में 1755 में से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना करी। और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और रह गया है इसका, उसके बाद खत्म। 1854 में, यहाँ से 1854 में क्या हुआ था? डेन्स द्वारा क्या किया गया? भारत में अपनी वाणिज्यिक अवस्थापनाएं, ठीक है, अवस्थापनाएं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ, अवस्थापनाएं क्या हुआ था? जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, महत्वपूर्ण नहीं रही। दिख रहा है कि नहीं? देखिए, जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, दिख तो रहा है, नहीं रही, ब्रिटिश सरकार को बेच दी गई। ब्रिटिश
सरकार को भेज दी गई। ठीक है, यहां तक हो गया। क्या हुआ था, यहां देखिएगा डेंस के बारे में इतना ही था, ये यहां तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही थी और एग्जाम में भी यही पूछता है। डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसने 1620 में त्रैंकोबर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेंस अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मशीनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। डेंस ने कलकत्ता के नजदीक सरोमपुर या श्रीरामपुर में 1755 से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी था। 1854 में डेंस द्वारा भारत में अपनी वाणिज्यिक अवस्थापनाएं जो कभी महत्वपूर्ण नहीं रही, उसको क्या किया, ब्रिटिश सरकार को बेच दिया। यहीं तक इसका था बस। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि इसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बढ़िया से करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्त एकदम करिएगा। और आई होप आप लोग को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और जितना भी पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे तो उससे ज़्यादा डाउट क्लियर है। और टेलीग्राम से मेरे जुड़िए, वहाँ पे अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो वहाँ पे नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको 2-2 4-4 पेज का है, किसी में 5 हो जाएंगे, किसी में 6 हो जाएंगे, यही है। तो उसको डाउनलोड करके आप पढ़िए और फिर क्या करिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन को आगे रखिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालिए। एकदम पूरा परिपक्व हो जाएंगे आप उससे कि हाँ मैं एग्जाम के लिए रेडी हो गया हूँ। तो ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। तो बच्चों चलते हैं हम लोग, तो बढ़िया से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।